7 फरवरी 2016 तकरीबन सुबह के 8:30 बजे के आसपास बांग्लादेश सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर बैंक की 10वीं मंजिल में लिफ्ट से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। ये इस बैंक का सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। यहाँ पर कुछ बैंक ऑफिशियल्स के अलावा कोई भी नहीं आ सकता था। डायरेक्टर ने देखा कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा। ये एक नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि ये कोई आम प्रिंटर नहीं था। असल में ये बैंक के सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ था जो 24/7 ऑन रहता था। इसका काम बैंक के अंदर और बाहर होने वाली कई मिलियन डॉलर के ट्रांसफर के रिकॉर्ड को प्रिंट करना था। लेकिन आज यानी 7 फरवरी को इस प्रिंटर की ट्रे बिल्कुल खाली थी और ये एक इंडिकेशन थी कि बांग्लादेश बैंक किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो प्रिंटर को ऑन करने में कामयाब हो गए और इस तरह मनी ट्रांसफर की रिपोर्ट्स एक के बाद एक करके बाहर आने लगी। तभी वो देखते हैं कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि मनी ट्रांसफर की स्टेटमेंट्स आम दिनों से ज्यादा थी। इन्हें 35 अननाउन पेमेंट्स के ऑर्डर मिले जो हैरतअंगेज तौर पर बड़ी रकम के थे और ये रकम दुनिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। हैरत की बात यह है कि इस बैंक में से किसी ने भी इन पेमेंट्स की इजाजत नहीं दी थी। जैसे ही डायरेक्टर ने अननोन मनी ट्रांसफर दरखास्तों का जायजा लिया तो इसके पैरों नीचे से जमीन ही निकल गई। इसने देखा कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से $1 बिलियन दुनिया के मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी इस बैंक के पास एक भी पैसा नहीं बचा। इन्होंने फौरन इन पेमेंट्स को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा पैसा ट्रांसफर हो चुका था। असल में इसकी प्लानिंग कई महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2015 में फिलिपाइन के कैपिटल शहर मनीला में आरसीबीसी बैंक में 4 लोगों ने इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और कुछ $500 हर अकाउंट में जमा करवाए। दरअसल ये इनके प्लान का एक हिस्सा था। जनवरी 2016 में चोरी से 1 माह पहले किसी ने बांग्लादेश के इस बैंक में एक ईमेल भेजा जिसमें लिखा था कि वो बांग्लादेश बैंक में जॉब चाहता है, और बिल्कुल नॉर्मल ईमेल था क्योंकि ऐसे ईमेल कई बार आते रहते थे। तो जैसे ही बैंक के इस एम्प्लॉय ने इस मेल को देखा तो इसने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही इसने बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जो इस एम्प्लॉय को नजर नहीं आया। और ये कोई नॉर्मल ईमेल नहीं था, बल्कि इस ईमेल में एक वायरस था जिसने पूरे बैंक के सर्वर तक एक्सेस हासिल कर लिया। और अगले कई दिनों तक वो हैकर्स बैंक के कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को देखते रहे। अब इन्हें सिर्फ एक काम और करना था। इस बैंक की 10वीं मंजिल पर रखा वो प्रिंटर हर ट्रांजैक्शन को प्रिंट करता था। एक दफा जब इस प्रिंटर को कंट्रोल कर लिया गया तो हैकर्स का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फाइनली वो इस वायरस के जरिए इस प्रिंटर तक भी पहुंच गए। थर्सडे की शाम को बैंक वीकेंड के लिए बंद होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जुम्मे की और हफ्ते की छुट्टी होती है। इसी रात ये वायरस के जरिए बैंक के कंप्यूटर का एक्सेस हासिल करते हैं। प्रिंटर को ऑफ करते हैं सिर्फ एक वायरस की मदद से। 35 नकली ट्रांसफर एप्लीकेशंस जिनकी मालियत $951 मिलियन थी, अब स्विफ्ट के जरिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क भेजी गई। असल में स्विफ्ट का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। इसे दुनिया में मोस्ट सिक्योर और काबिल एतमाद ज़राए में से एक समझा जाता है। इन हैकर्स ने स्विफ्ट के जरिए बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉयज बनकर इन पेमेंट्स को न्यूयॉर्क ट्रांसफर किया। अगले दिन फ्राइडे को इन हैकर्स ने न्यूयॉर्क से पैसे निकालने की रिक्वेस्ट भेजी, जहां से इन पैसों को मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजा गया। इनमें से $20 मिलियन श्रीलंका के एक अकाउंट में भेजे गए जो कि शलीका फाउंडेशन का था, जो कि श्रीलंका में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन हैकर्स ने यहां पर एक मिस्टेक कर दी। इन्होंने फाउंडेशन लिखने की बजाय फंडेशन लिखा और इस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इस ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया। बाकी पैसे इन्होंने फिलिपाइन के कैपिटल शहर मनीला में आरसीबीसी बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश की। असल में ये आरसीबीसी बैंक मनीला के जुपिटर स्ट्रीट में है, लेकिन इस जुपिटर नाम से एक ईरानी शिप भी है। और इस मनी ट्रांसफर ऑर्डर में इन हैकर्स ने आरसीबीसी की जुपिटर ब्रांच को मेंशन किया था। अब कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इस जुपिटर कंफ्यूजन से बचने के लिए ट्रांजैक्शंस को रोक दिया। हैकर्स ने 35 डिफरेंट ट्रांसफर एप्लीकेशंस भेजी थी, जिसमें से 30 तो कंप्यूटर ने रोक ली, लेकिन 5 सक्सेसफुल होने में कामयाब रही। और इन 5 ट्रांजैक्शंस में $81 मिलियन मौजूद थे जो इन हैकर्स ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। याद रहे ये अकाउंट्स इन्होंने इस चोरी से 9 माह पहले ओपन करवाए थे। मनी ट्रांसफर होने के बाद इन्होंने $81 मिलियन को पहले लोकल करेंसी में चेंज किया,
फिर इस पैसे को मनीला के कसिनो द सोलायर में ले गए। अब वहीं बांग्लादेश में संडे को जब दोबारा बैंक ओपन हुआ तो बैंक के डायरेक्टर ने देखा कि इनका सारा पैसा पहले तो न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया गया। जब इन्होंने न्यूयॉर्क में कांटेक्ट करने की कोशिश की तो न्यूयॉर्क में सैटरडे संडे की छुट्टी थी। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि इन हैकर्स ने न्यूयॉर्क से फिलिपाइन में पैसे को ट्रांसफर किया था, जहां से इन्हें पता चला कि 35 में से 30 ट्रांजैक्शंस को रोक लिया गया है, लेकिन 5 ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी। इन्होंने इन 5 ट्रांजैक्शंस को भी रोकने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हैकर्स इन पैसों को किसी तरह अकाउंट से निकालकर फिलिपाइन के कसिनो में ले गए थे। इन पैसों को कसिनो में ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस ब्लैक मनी को वाइट करना। एक दफा जब ये पैसा कसिनो में यूज हो गया तो कोई भी ये ट्रेस नहीं कर सकता कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। प्लान के मुताबिक इन हैकर्स ने कसिनो में $81 मिलियन में से $50 मिलियन के गैम्बलिंग चिप्स खरीदे और इन्होंने इस कसिनो में एक पूरे टेबल को बुक किया जिसमें सिर्फ इन्हीं की टीम थी। अब जाहिर सी बात है ये $50 मिलियन अब वाइट में तब्दील हो चुके थे। बाकी बचे $31 मिलियन को इन्होंने एक आदमी के जरिए इसके प्राइवेट जेट में मुल्क से बाहर भिजवा दिए। जब बांग्लादेश को इस कसिनो के बारे में इल्म हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन यहां से इन्वेस्टिगेटर्स ने एक आदमी को पकड़ा जिससे $16 मिलियन कैश बरामद हुआ। असल में इसने इन हैकर्स को इस कसिनो में सारा इंतजाम करके दिया था, जैसे कि टेबल बुक करवाना और कसिनो से पैसा बाहर निकलवाना वगैरह। यहां से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि $50 मिलियन में से $34 मिलियन को यहां से मकाओ ले जाया गया है। मकाओ असल में चाइना का ही एक पार्ट है जो जुए के लिए एक हॉटस्पॉट है और दुनिया के सबसे फेमस कसिनोज का घर भी है। मकाओ के नॉर्थ कोरिया के साथ काफी ताल्लुकात भी हैं। नॉर्थ कोरिया अपने कई इलीगल काम यहीं से ऑपरेट करता है, जैसे कि साल 2000 में यहां से $100 के कई नोटों की गड्डियां पकड़ी गई थी। अमेरिकी हकाम का दावा था कि ये नकली नोट नॉर्थ कोरिया में छापे गए थे। इसके अलावा 1987 में जब कोरियन प्लेन को हाईजैक किया गया था तो वो हाईजैकर नॉर्थ कोरियन था और इसकी ट्रेनिंग मकाओ में ही हुई थी। ये सारे सबूत सिर्फ एक ही कंट्री की तरफ इशारा कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरा नॉर्थ कोरिया किसके अंडर है। मकाओ से ये बांग्लादेश के $65 मिलियन कहां गए आज तक किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट यानी किम जोंग उन खुद इन हैकर्स को सपोर्ट करता है और इन्हें बचपन से ट्रेन किया जाता है ताकि ये किम जोंग उन के लिए काम करें और किम इनसे वो सारे इलीगल काम करवाए, जैसे कि बैंकों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से पैसा चुराना, ताकि किम जोंग उन की दौलत में इजाफा होता रहे। जहां नॉर्थ कोरिया की 80% से भी ज्यादा आबादी 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसती है, तो वहीं किम किसी किंग की तरह जिंदगी गुजारता है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स बेचने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी किम दुनिया भर से लग्जरी आइटम्स मंगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी वजह से अमेरिका समेत कई मुल्क किम जोंग उन से खौफ खाते हैं। तो दोस्तों बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।